कोशिकांग में कोशिका के कोशिकांग में आगे बढ़ते हुए आपके पास नेक्स्ट कोशिकांग है सीलिया और फ्लैजिला। ये जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ये कोशिका को मूवमेंट का काम करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोशिका को किस प्रकार मूवमेंट किया जाए। और सीलिया और फ्लैजिला कोशिका के जो बाहरी आवरण होता है ना, जो कोशिका झिल्ली, उसके चारों ओर हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं और ये मूवमेंट का काम करते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया और फ्लैजिला, जिसमें ये मूवमेंट प्रदान करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला का काम ये होता है कि इसमें से जो फ्लैजिला होता है वो सीलिया की तुलना में बड़ा होता है। आपको समझाते हैं। यहाँ पर कोई आपके पास कोई कोशिका बनी हुई है, इस कोशिका के ऊपर ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। अब इस कोशिका के झिल्ली हेयर लाइक स्ट्रक्चर में इस प्रकार के सीलिया और फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, जो कि किसी भी कोशिका को मूवमेंट प्रदान करते हैं। यदि किसी कोशिका के पास कोई भी अच्छा सा प्रोटीन सामग्री या कुछ अच्छा सा आ जाए तो सीलिया और फ्लैजिला के द्वारा ये आवागमन करके उसको एब्जॉर्ब कर देंगे, जिससे उसको एनर्जी मिल सके। तो ये जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कोशिका के आउटर पार्ट यानी कि बाहरी आवरण पर पाए जाते हैं। ये कोशिका को मूवमेंट प्रदान करते हैं। आई बात समझ में? इसमें से जो फ्लैजिला होता है वो सीलिया की तुलना में बड़ा होता है। इसे आप याद कैसे रखोगे? आपको याद है जो एफ होता है वो अल्फाबेट कितने के ऊपर आता है, 6 के ऊपर, जबकि जो सी है वो कितने के ऊपर आता है, 3 के ऊपर। बड़ा कौन है? 6। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो रफली कि भाई फ्लैजिला सीलिया की तुलना में बड़ा होता है। और सीलिया और फ्लैजिला का काम क्या होता है, ये कोशिका को यानी कि मूवमेंट का काम करता है और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो आई होप आप सीलिया और फ्लैजिला के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट कोशिकांग की बात करें तो आपके पास में नेक्स्ट कोशिकांग आता है लवक। आपको एक बात याद बता दें कि जो जंतु कोशिका होती है उस जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो होता है, जबकि जो पादप कोशिका होती है उसमें सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। ये आपको याद रखनी है बात। ठीक है, तो हम पादप कोशिका की बात करें तो जो लवक होता है, जो प्लास्टिड होता है, वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। कौन? लवक। प्लास्टिड भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक कहते हैं। दूसरा प्लास्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवर्णिक प्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक कहते हैं। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसे वर्णिक लवक कहते हैं। प्लास्ट का मतलब होता है लवक। तो यहाँ पर हम एक एक के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। पहले आपको बता दूं कि जो लवक होता है वो प्लांट यानी कि प्लांट सेल का सबसे बड़ा भाग होता है, जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। तो ये आपको बात याद रखनी है। पहला आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये जो हरित लवक होता है ये पत्तियों में और तनों में मुख्यतः उपस्थित रहता है। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति के द्वारा। आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज का अणु बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो क्रोमोप्लास्ट है जिसे हरित लवक कहते हैं, ये विशेषतर पत्ती और तना में पाया जाता है और भोजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवर्णिक लवक भी कहते हैं, ये मुख्यतः जड़ और तना में पाया जाता है। इसका मतलब इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसका मुख्य कार्य होता है भोजन संग्रहण के लिए। यदि किसी दिन उसको भोजन संग्रहण ना मिले तो वो क्या करेगा, इसलिए वहां पर ये भोजन का निर्माण करेगा। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये भोजन का संग्रहण करेगा। कभी भी पेड़ पौधों में भी यदि लॉकडाउन लग जाए तो उनको भी तो भोजन का निर्माण करना जरूरी होगा, इसलिए तो ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रहण करता है, जो मुख्यतः जड़ और तना में उपस्थित रहता है। तीसरे यदि लवक की बात की जाए तो क्रोमोप्लास्ट होता है, जिसे वर्णिक लवक कहते हैं। यह किसी को भी रंग प्रदान करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आम का रंग, सेब का रंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण, वर्णिक प्लास्ट के कारण यह रंग प्रदान करता है। आई होप आपको प्लास्टाइड के बारे में समझ में आ चुका होगा। प्लास्टाइड केवल प्लांट में पाया जाता है और ये 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णिक लवक और वर्णिक लवक। जो हरित लवक होता है वो भोजन का निर्माण करता है, जबकि अवर्णिक लवक भोजन संग्रहण करता है। और जो क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णिक लवण होता है वो रंग प्रदान करता है किसी भी जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि गाजर का रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण।
चुकंदर का जो रंग का कारण होता है वो किसके कारण होता है? बीटा नॉन के कारण। इसी प्रकार जो टमाटर का लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपेन के कारण। इसी प्रकार जो फलों का पीला रंग पाया जाता है वो पीला रंग पाया जाता है ज़ैंथोफिल के कारण। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है और लवक जो प्लास्टाइड क्या होता है। तो सीलिया और फ्लैजिला ये दो प्रकार के कोशिकांग होते हैं जो कि कोशिका को मूवमेंट प्रदान करते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जबकि जो प्लास्टाइड होता है वो केवल प्लांट सेल में ही उपस्थित होता है, केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यदि जंतु कोशिका की बात की जाए तो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो लवक होता है, प्लास्टाइड होता है, जो कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इस प्रकार से आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। गुणसूत्र के द्वारा ही भावी पीढ़ी का निर्धारण होता है, यानी कि आनुवांशिक गतिकी का। इस प्रकार जो गुणसूत्र होता है वो केंद्रक में उपस्थित होता है। जो कोशिका का केंद्रक होता है उसके अंदर गुणसूत्र उपस्थित होता है। कोशिका है, इस कोशिका के बीच के भाग को केंद्र कहते हैं, और उस केंद्र को यदि खगोला जाए, यदि देखा जाए, तो उसमें इस प्रकार के धागेनुमा श्रृष्ठा पाई जाती हैं जिसे जीन कहते हैं। और इसे यदि खगोला जाए और भी खोला जाए तो उसमें डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं। यानी कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। और जब गुणसूत्र में आगे देखा जाए तो डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं और जीन भी पाया जाता है। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आपके लिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि डीएनए का मतलब क्या होता है तो आपको लिखना है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। जबकि यहाँ पर दूसरी बात की जाती थी आरएनए की, तो आरएनए का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए और आरएनए के लिए एक अलग से ही बायोलॉजी में टॉपिक है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र मुख्यतः केंद्रक में उपस्थित होते हैं, कोशिका के केंद्र में, जिसमें आरएनए, डीएनए और जीन उपस्थित होता है। उसको खगोल के प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर यदि गुणसूत्र की बात की जाए तो मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। 46 गुणसूत्र, इन्हें जोड़ों में देखा जाए तो 23 जोड़े में उपस्थित होते हैं। अब इनको जोड़े में क्यों लिया जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी आपके पास पार्ट है, जैसे कि हाथ जोड़े में, पैर जोड़े में है, आंख जोड़े में, कान जोड़े में, इसी प्रकार जो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र है उनको भी जोड़े में लिया जाता है। मेल और फीमेल में 46 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, जिसमें से मेल और फीमेल में जो जननांग होते हैं वो अलग अलग उपस्थित होते हैं। बाकी 90% पार्ट होता है वो सेम होता है। केवल यहाँ पर दो गुणसूत्र की भिन्नता के कारण होता है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मानव शरीर में 46 पाए जाते हैं, और जोड़े में बात की जाए तो 23 जोड़े गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जीन की बात की जाए तो उसकी आकृति इस प्रकार की होती है, जिसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए की यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिख ली है। यहाँ पर मेल में 44 प्लस 2 46 हो रहा है, जबकि फीमेल में 44 प्लस 2 46 हो रहा है। यहाँ पर 44 और 44 सेम है, इसलिए 90% पार्ट मेल में और फीमेल में समान होता है। केवल मेल और फीमेल के जो जननांग होते हैं वो भिन्न होते हैं। किस लिए? यहाँ पर देखा जाए तो 44 प्लस 2 और 44 प्लस 2, जबकि यहाँ पर 2 मेल में यदि बात की जाए तो 2 अलग है एक्स और वाई के द्वारा, जबकि फीमेल में जो 2 है उसमें एक्स एक्स, यानी कि जो एक्स वाई और एक्स एक्स होते हैं वो ही यह निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार से पुत्र जन्म लेगा या फिर पुत्री जन्म लेगा। ये यहाँ पर डिनोट करते हैं। फीमेल में यदि एक्स एक्स देखा जाए तो फीमेल होगी, और यदि मेल में देखा जाए तो एक्स वाई होगा तो मेल की उत्पत्ति होगी। तो आई होप आप गुणसूत्र के बारे में पूरा समझ चुके होंगे। सिंपल सा टॉपिक है, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सभी कोशिकाओं के बारे में अध्ययन कर चुका है, आपको पूरा टॉपिक आराम से समझ में आ चुका
होगा। अब गुणसूत्र को सिंपल वे में समझे तो जो गुणसूत्र होता है वो केंद्र में पाया जाता है, और केंद्र में जब केंद्र को खोजा गया तो उस केंद्र को खोजने पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, और इसको भी यदि खगोला गया तो वहां पर हमें डीएनए और आरएनए प्राप्त हुए। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसमें भी जो जीन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए तो मानव में जो क्रोमोसोम्स है वो 46 यानी कि 46 संख्या में पाए जाते हैं। इनको जोड़ी में देखा जाए तो 23 जोड़े उपस्थित होते हैं। यदि मेल में देखा जाए तो 44+2 जिसमें 2XY होता है जो कि मेल का निर्धारण करता है, जबकि फीमेल में 44+2 जो कि XX होते हैं जो कि फीमेल का निर्धारण करता है। तो क्रोमोसोम्स में केवल आपको इतनी ही बात याद रखनी होगी। आप सभी कोशिकाओं के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका होती है वो सबसे छोटा अंग नहीं होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है, ना कि सबसे छोटा अंग होता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सबसे छोटा अंग कोशिका होती है, तो यदि ये कहे तो उनको ये मेरा वीडियो जाके दे देना, जिससे उनको पता चल जाएगा कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कोशिका होती है। इकाई का मतलब होता है कि वह यूनिट या फिर वह फंक्शन जो कि हर एक कार्य को संपादित कर सके। जैसे कि पूरे घर का निर्माण करते हैं तो उसमें हमें ईंटों की आवश्यकता होती है। यदि ईंट ही नहीं होगी तो पूरे घर का निर्माण कैसे होगा। इसी हिसाब से यदि कोशिका ही नहीं होगी तो पूरे शरीर का संभव होना या फिर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे शरीर में लाखों करोड़ों संख्या में कोशिका उपस्थित होती है। यदि हम थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के यदि देखें तो उसमें भी लाखों करोड़ों संख्या में कोशिकाएं निकलती है। तो इसी प्रकार जो कोशिका होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे कि कोशिका में हमने कोशिकाओं के बारे में चर्चा की थी, तो इसमें हमने देखा था कि जो माइक्रोकॉन्ड्रिया था उसमें क्रेब्स चक्र चलता है जो कि ऑक्सीजन के द्वारा चलता है। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहते हैं। इसने ऊर्जा का निर्माण किया, फिर ऊर्जा का परिवहन के लिए गोल्जी बॉडी आई। गोल्जी बॉडी ने क्या किया, ऊर्जा का परिवहन किया। इसी प्रकार जो राइबोसोम्स था उसने क्या किया था, प्रोटीन का संश्लेषण किया था, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि वसा और प्रोटीन का निर्माण करती है। इसी प्रकार जो वैक्यूम्स होता है, जो रिक्तिका होती है वो जल का संग्रहण करती है, यानी कि कभी भी जल की कमी हो जाए तो वैक्यूम्स के द्वारा हमें जल की आपूर्ति हो जाती है। यहाँ पर बात की जाए ल्यूकोसाइट और सेंट्रोसोम की, तो जो कोशिका का विभाजन के लिए सहायक होती है, जो कि लीवर में सबसे तेज गति से विभाजन होता है, जबकि जो ब्रेन होती है उसमें कम होता है। जबकि जो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है वो पूरे इन सभी कोशिकाओं के ऊपर नजर रखता है, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। इस प्रकार आई होप आपने समझ चुके होंगे कि जो सेल होती है वो सभी कार्य संपादित करते हैं। इसीलिए जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसे मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तभी तो स्लीडन और स्वान ने कहा था कि पूरे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होकर मिलता है। इसलिए पूरी जो कोशिका होती है वो मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसे ही कोशिका सिद्धांत कहा था, और कोशिका सिद्धांत स्लीडन और स्वान ने कहा था। और जब कोशिका का अध्ययन किया जाता है तो उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कोशिका होती है वो सबसे छोटा अंग नहीं होती है, अपितु जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि फंक्शनल यूनिट होती है। यहाँ पर बात की जाए न्यूक्लियस की, तो जो न्यूक्लियस में ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और डीएनए और आरएनए में ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रत्येक मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, जो उसके जननांगों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो कोशिका का वास्तविक नाम तो साइटो होता है, इसलिए कोशिका का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है। तो आई होप आपको पूरा फंडा कोशिका के बारे में समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।